नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अपने YouTube चैनल पे इस समय दो चीजों को लेके चल रहे हैं, दो चीजों को कर रहे हैं जो कि आपकी सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडी की जो नॉलेज है उसको बहुत अच्छे से और बहुत बेहतर बनाएगा। पहला है हमारा NCERT। तो NCERT कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 मतलब क्लास 6 से लेकर 12 तक का जितनी भी NCERT है सभी सब्जेक्ट की उनको कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने पॉलिटी को लगभग समाप्त कर दिया है और हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग दूसरा जो लेके चल रहे हैं ये GS और GK है, जिसमें सभी सब्जेक्ट को हम लोग एक तरह से शॉर्ट रूप में देखेंगे। मतलब अभी ये विस्तार में नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट को क्रमिक अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि आखिर GS और GK को हम लोग कैसे रिवाइज करते हैं और कितना जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। इसमें हम लोग अभी पॉलिटी को ही कर रहे हैं। हम लोग पॉलिटी से ही प्रारंभ करते हैं, इसके बाद इसके अन्य सब्जेक्ट को देखेंगे कि अन्य कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसे हमें पढ़ना है। अभी तो हमें इसके सारे क्वेश्चन वगैरह को भी सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन को भी देखना है, तो काफी कुछ अभी हम लोगों को इसमें करना है। अभी तक जैसे कि हम लोग अपना इसमें देख रहे हैं, ये हमारा भारतीय संविधान है। आखिर भारतीय संविधान में हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये सारी चीजें देखना है। इसमें अभी तक जैसे कि बात करें तो हम लोगों ने देखा क्या, तो हम लोगों ने अपने भारत के संवैधानिक इतिहास, जहां से संविधान की विकास की एक क्रमिक यात्रा प्रारंभ होती है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश काल में वहां से पूरा स्टार्ट करते हुए हम लोगों ने अपना पूरा संवैधानिक विकास, प्रस्तावना, संविधान एवं संविधान का पूरा भाग, उसकी अनुसूचियां, उसका आर्टिकल्स, ये सभी चीजें देखे। इसके बाद हम लोगों ने नागरिकता देख लिया, मूल अधिकार देख लिया, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये सभी चीजें देखते हुए हम लोगों ने राष्ट्रपति तक पहुंचे थे। अब राष्ट्रपति जो कि भारत का प्रथम नागरिक होता है और आर्टिकल 62 के तहत हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था, इसके अंतर्गत हम लोगों ने कई सारी चीजें हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में देख चुके थे। जैसे जो संघ की कार्यपालिका है, इसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन को पूरी तरह से देख लिया था कि आखिर राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो इसमें जो हम लोगों ने देखा था कि निर्वाचित सदस्य ही सभी के भाग लेते हैं, मतलब किसी भी तरह से मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके आगे हम लोगों ने बढ़ा तो इसकी जो मत का मूल्य होता है, मत का मूल्य किस तरह से डिफाइड किया जाता है, उस चीज को हम लोगों ने देखा था। और इसी में हम लोगों ने आगे देखा था कि आखिर राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी अहर्ताएं होती, कौन कौन सी नियम एवं शर्तें होती हैं। और सभी जितने भी राष्ट्रपति अभी तक का हुए हैं, 16 राष्ट्रपति, उन सभी 16 राष्ट्रपति को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था कि आखिर वो 16 राष्ट्रपति कौन है। 15वें नंबर पे प्रणब मुखर्जी थे, कौन, तो प्रणब मुखर्जी थे। और जो 16वें नंबर पे इसमें कौन था, तो इस पे द्रौपदी मुर्मू थी, द्रौपदी मुर्मू। तो ये 16 राष्ट्रपति को हम लोगों ने एक क्रमिक रूप से देख लिया था पूरी तरह से। और इसमें हम लोग आगे देख लिए थे महान जो है आखिर राष्ट्रपति को कैसे जो है हटाया जा सकता, महाभियोग के बारे में हम लोगों ने देखा था। और वेतन एवं भत्ते और ये सारी चीजें भी हम राष्ट्रपति की देख चुके थे कि वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो वेतन राष्ट्रपति का है 5.08 लाख रुपए, ये राष्ट्रपति का वेतन है। और पेंशन इसका कितना है, तो पेंशन इसकी 50% होता है। जो लास्ट मंथ में आपको वेतन मिलता है उसका 50% जो है पेंशन के रूप में राष्ट्रपति को मिलता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। अब आज जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम लोग देखेंगे आखिर राष्ट्रपति की जो जैसे कि पदावधि होती है, पदावधि तो नॉर्मल 5 वर्ष होती है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा। अब 5 वर्ष के बाद में आखिर ऐसी कौन सी शर्तें होती हैं जिन शर्तों के आधार पर राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। तो उन शर्तों को हम लोग यहाँ पे देखना है, उन शर्तों को यहाँ पे हमें पढ़ना है। जैसे कि पहला है 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में, अगर वो जिस तिथि से मान लीजिए इस समय बात करते हैं 2022 में राष्ट्रपति को चुना गया, तो आगे 2027 में राष्ट्रपति को पद समाप्त हो जाएगा स्वतः, या हो जाता है समय पूर्ण होने के बाद, कार्यकाल समाप्त होने के बाद समाप्त होना। एक है उसके द्वारा त्यागपत्र देने पे, वो उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र में अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को देता है, इसके बाद उसका पद रिक्त हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना। अब जैसे कि आपको यहाँ पे एक चीज ये याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि आखिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो अपना राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ऐसा नहीं कि वो मुख्यमंत्री को सौंप देगा, तो अपना राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो अपना राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा है उपराष्ट्रपति।
ठीक, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अब महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा देख लिया था कि दोनों सदनों में, भाई साहब हम लोगों ने क्या देखा था, दोनों सदन में अलग अलग होनी चाहिए व्यवस्था, अलग अलग 2/3 से जब वो पास होता है तब जाके दोनों सदनों में महाभियोग होता है। और अगर वर्तमान स्थिति देखें तो अभी तक का कभी ऐसा नहीं हो सका, कभी नहीं, अभी नहीं हुआ है, एक बार भी किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। ठीक, अगला है उसकी मृत्यु के आधार पे, अगर उसकी मान लीजिए बाय द वे मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु होती है, तब उसका पद रिक्त हो जाता है। वैसी स्थिति में क्या होगा, उपराष्ट्रपति को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में चयनित कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव प्रक्रिया होती है। ये चीज हम लोगों ने यहाँ देखा। अब चलते हैं अन्यथा, जैसे कि यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हक न हो या निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, मान लीजिए उसने कुछ झूठ बोला है और या फिर भारत को नागरिक नहीं है, तब भी उसका पद रिक्त हो जाएगा, या फिर निर्वाचन ही समाप्त कर दिया जाए। अगर निर्वाचन में कोई धांधली या कोई गड़बड़ी पाई जाती है और निर्वाचन को समाप्त कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो आप राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान राष्ट्रपति के किए गए कृत्यों को आप जो है नहीं समाप्त कर सकते। उसके द्वारा किए गए सभी कार्य जो है पूर्णतः वैसे ही वैलिड रहेंगे जैसे राष्ट्रपति द्वारा किए जाने पर रहते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब जैसे हम लोगों का इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आखिर राष्ट्रपति के पास शक्तियां क्या होती हैं। राष्ट्रपति के पास काफी सारी शक्तियां होती हैं, जिन शक्तियों के आधार पर वो कार्य करता है। जैसे कहते तो हैं सिर्फ कार्यकारी शक्तियां, मतलब एक तरह से वो कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन उसके आधार पर भी उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन हाँ, उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करता है, वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर करता है, ये अलग चीज है। तो उसी तरह से इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर राष्ट्रपति को शक्तियां कौन सी दी गई। तो राष्ट्रपति को द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो शक्तियां हैं एवं किए जाने वाले जो कार्य हैं कौन से हैं, तो कुछ निम्नलिखित कार्य, जैसे कि इसमें 7 कार्य दिया गया। पहला है कार्यकारी शक्तियां। आखिर कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत उसको कौन कौन से ऐसे कृत्यों को सौंपा गया जो वो कार्य करता है। अगला है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं, वित्तीय शक्तियों में क्या दिया गया है, एवं न्यायिक शक्तियां किस प्रकार से उसको प्राप्त होती हैं। उसी तरह से कूटनीतिक शक्तियां क्या होती हैं, सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो इस तरह की 7 प्रकार की जो शक्तियां हैं, इनका प्रयोग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये सभी शक्तियों को प्रयोग राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक से या फिर प्रधानमंत्री के निर्देशन में जो गठित होती है मंत्रिपरिषद, उसकी या फिर जो मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर करता है। तो चलिए देखते हैं कि एक एक क्रम में हम लोग देखेंगे आखिर कार्यकारी शक्तियों में क्या क्या होता है, विधायी शक्तियों में क्या क्या होता है, वित्तीय शक्तियों में, न्यायिक शक्तियों में। हम लोग इसको यहाँ पे पहले से इसमें मेंशन कर रखे हैं, लिख रखे हैं, ताकि हम यहाँ पे जितना टाइम लिखने में कम देंगे उतना ही आपका समय बचेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना कार्यकारी शक्तियों के बारे में। आखिर कार्यकारी शक्तियों में क्या क्या करते रहते हैं राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां एवं कार्य इस प्रकार होते हैं, जैसे कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, उसका नेम जो प्रयोग होगा वो राष्ट्रपति का होगा, लेकिन शक्तियां करेगा कौन, चाहे वो प्रधानमंत्री शक्तियों का प्रयोग करे चाहे जो करे, लेकिन वो होगा भारत सरकार या फिर राष्ट्रपति के नाम। जो बिजनेस होता है वो किसके नाम पे किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक बिजनेस शब्द होता है कि सरकार भी बिजनेस करती है। जो सरकार की ये पूरी प्रक्रिया होती है, जो शासन पद्धति चलती है, इसको इंग्लिश वर्ड में अगर देखे टर्म में तो बिजनेस होता है ये। ठीक, किसके नाम से होता है, तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश या अनुदेश वैध हो। उसका कार्य क्या है, तो वो जो ऐसे नियम बनाएगा कि जो भी राष्ट्रपति चाहता है कि ऐसे कार्य जो केंद्र सरकार या भी मंत्रिपरिषद कर रही है वो वैध हो, ऐसे नियम बना सकता है। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके, मतलब जो केंद्र सरकार है, जो मंत्रिमंडल है, वो सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य करने में सहजता से विरक्तता न हो, मतलब वो सहजता पूर्वक अपने कार्य को जो है किया जा सके, ये चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट कार्य है।
अब ये अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पे साफ साफ उल्लेख है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। वे उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रधानमंत्री वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे सभी प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक कार्य करते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। ये भी हमारी सारी कार्यकारी शक्तियां ही चल रही हैं। वह महान्यायवादी की नियुक्ति करती है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन को आदि को निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल राष्ट्रपति का जब तक प्रसाद उसको मिलता रहेगा, राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी तब तक प्रसाद पर्यंत कार्य होता है। इच्छा, जब तक की उसकी इच्छा होगी तब तक वह कार्य कर सकेगा। वहीं पे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है एवं मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए कुछ अब ये संवैधानिक पद हैं जिनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, वो राष्ट्रपति कर रहा है। महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए तथा अन्य चुनाव आयुक्त हो गए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य हो गए, राज्यों के मतलब सभी राज्यों के राज्यपाल हो गए, वित्त आयोग का अध्यक्ष हो गया एवं सदस्य हो गए। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये सभी कार्य कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा ये सभी किया था। राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिकाओं के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग कर सकता है। किससे? प्रधानमंत्री से। मतलब जितने भी प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं, विधायिका के प्रस्ताव हो रहे हैं, संबंधित सभी जानकारी मांग सकता है केंद्र से। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको याद रखना। आगे अगर बढ़ते हैं तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। ये देखिए, ये कार्यकारी शक्ति, अगर ऐसा कोई निर्णय या प्रतिवेदन है जो किसी एक मंत्री ने लिया लेकिन जो है पूरी मंत्रिपरिषद ने उसका समर्थन नहीं किया है, तो राष्ट्रपति उसे भी मांग सकता है प्रधानमंत्री से कि ऐसे निर्णय को उस तक भेजा जाए। वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग को नियुक्त कर सकता है। देखिए पिछड़े वर्गों के लिए भी आयोग हो गया है और ये सभी संवैधानिक आयोगों की बात कर रहा है, संवैधानिक आयोग बन गए हैं। ठीक, ये भी आपका हो गया। वह केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतरराज्यीय परिषद, क्या कह रहा है, अंतरराज्यीय परिषद। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अंतरराज्यीय परिषद टोटल 6-7 हैं, जो भी हैं तो उनको हम लोग भी अध्ययन करेंगे। नियुक्ति कर सकता है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं स्वयं वो प्रशासन देखता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, उस अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये किसको प्राप्त है, तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है और राष्ट्रपति ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ऐसे कृत्य को करता है, कार्यों को करता है। हम लोगों ने अभी जैसे ये देखा तो ये सभी कार्यकारी शक्तियां होती हैं। अब कार्यकारी शक्तियों के बाद में हम लोग विधायी शक्तियां देख लेते हैं कि आखिर विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को कैसी प्राप्त होती हैं। तो राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। अब भारतीय संसद की बात करते हैं तो भारतीय संसद का जो निर्माण होता है ये राष्ट्रपति प्लस लोकसभा और प्लस राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर जो है निर्माण होता है भारतीय संसद का। तो राष्ट्रपति वैसे भी एक अभिन्न अंग है और तथा उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त होती। कैसी? वह संसद की बैठक बुला सकता, पहला कार्य होता है, तथा कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है या फिर लोकसभा को पूर्णतः विघटित करने का भी अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। ये उसकी जो है विधायी शक्ति के अंतर्गत है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन, मतलब दोनों जो सदन होते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा, इसकी जो ज्वाइंट कमेटी होती है, ज्वाइंट कमेटी को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया। आह्वान कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब यहाँ से आपके दो प्रश्न क्लियर होते हैं। पहली चीज, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है।
आगे बढ़ेंगे, वो प्रत्येक नए चुनाव के बाद में प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करेगा। जो भी प्रथम अधिवेशन होगा, जैसे कि अभी 2024 में चुनाव संपन्न हुए, 2024 के चुनाव संपन्न होने के बाद जो प्रथम अधिवेशन हुआ है प्रथम वर्ष का, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा हुआ। वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। अगर संसद में कोई विधेयक लंबित है या अन्यथा कोई भी जो है किसी भी संदर्भ में वो संसद को संदेश भेज सकता है, ये राष्ट्रपति का दायित्व होता है। आगे बढ़ेंगे, तो यदि लोकसभा के अध्यक्ष, क्या कह रहा है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों, मतलब लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो गए, तो लोकसभा के किसी सदस्य को संसद की अध्यक्षता सौंप सकता है। ये कार्य कौन करेगा, तो ये राष्ट्रपति करेगा। ये चीज आपको याद रखना, ये समस्त कार्य कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति दोनों के पद रिक्त हों, तो वह राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। दोनों चीजें लोकसभा राज्यसभा में लागू हैं। अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो वो क्या कर सकता है, तो किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति के और उसके अध्यक्ष के पद के लिए नियुक्त कर सकता है और संभालने का कार्य दे सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, देखिए किसके किसके, तो साहित्य हो गया पहला, दूसरा हो गया विज्ञान, तीसरा हो गया कला और हो गया समाज सेवा। इससे जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों को 12 सदस्य जो है राज्यसभा में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। ये दिया गया है राष्ट्रपति ये मनोनीत करता है। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। लेकिन ये क्या किया गया, तो ये जनवरी जो अभी हाल ही में एक संशोधन किया गया जिसके कारण इसे समाप्त कर दिया गया। अब ये जो है भारतीय संविधान में लागू नहीं होता, इसे समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति थे उनका मनोनयन नहीं होता। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्भरता पर प्रश्न पर निर्णय करता है। किससे, चुनाव आयोग से जो है परामर्श करने के बाद। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए भारत की संचित निधि से अगर खर्च संबंधित विधेयक को लाना है, तो राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या राज्य मतलब नए राज्य का निर्माण करना है, या इससे संबंधित जो विधेयक होने उसके लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, जो पूर्व आज्ञा राष्ट्रपति प्रदान करता है। इसके अलावा जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता तो वह क्या करेगा, देखिए यहाँ पे कार्य दिया गया, विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देगा, पहली चीज स्वीकृति दे देगा, या फिर विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेगा, एक तरह से पॉकेट वीटो अपने पर रख लिया। विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं कि धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है, धन विधेयक को उसे पास करना पड़ेगा, लेकिन अन्य जो विधेयक होते हैं उन्हें पुनर्विचार के लिए संसद को भेजा जा सकता है। हालांकि ये संसद विधेयक में संशोधन या फिर बिना संशोधन, देखिए दोनों चीजें यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख है, संशोधन या फिर बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है और राष्ट्रपति को अपने पास भेजती, तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होती है। यहाँ पे इसके पास अब ये अनिवार्यता हो गया, क्या हो गया, तो अनिवार्यता हो गया कि उसे अनुमति देनी ही होगी। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है, मतलब यहाँ पे अब क्या कह रहा है, तो ये राज्यपाल के बारे में है, राज्य से संबंधित, राज्य विधायिका से संबंधित है। राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रखता है, राज्यपाल को निर्देश देता है कि ये विधेयक यदि वह धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक पे इस पे भी सख्ती नहीं है, वो राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पर राज्य विधायिका जो है विधेयक को अगर पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन लोकसभा के मामले में वो बाध्य है। अगर भारतीय संसद से भेजा जाता है तो वहां पे बाध्य है, लेकिन राज्य विधानसभा से भेजा जाता है तो वो बाध्य नहीं है। वह संसद के सत्रावसान मतलब उसका सत्रावसान कर सकता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी कर सकता है, क्या कर सकता है, सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। अब देखिए कार्य क्या क्या है, तो उससे पहली चीज तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश वैलिड कब तक रहेगा, जो भी संसद की पहली बैठक होगी उससे 6 सप्ताह,
मान लीजिए एक संसद आज विघटित हो जाती है और कल राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है, तो ये 6 मंथ तो उसे पूरे मिल जाएंगे। अब 6 माह बाद जब दोबारा जो है संसद का सत्र होगा, इसके बाद कितने दिन, तो इसके बाद 6 सप्ताह, 6 हफ्तों तक। तो टोटल अगर देखा जाए तो एक जो अध्यादेश होता है, एक अध्यादेश की वैधता कितने दिन होती है? अध्यादेश की अगर आपसे वैधता पूछी जाती तो 6 माह एवं 6 हफ्ता होती। ये टोटल इसकी वैधता हो सकती है एक अध्यादेश। अगर इतने दिन में उसे पारित नहीं किया जाता तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वह महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक तथा संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग एवं अन्य की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप में शांति, विकास एवं सुशासन के लिए विनियमन बना सकता है तथा पुडुचेरी के लिए भी नियम बना सकता है, परंतु केवल तब जब वहां की विधानसभा निलंबित अथवा विघटित अवस्था में हो। तो देखिए ये सारे कार्य किसके थे, तो ये सभी कार्य हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ये इसके विधायी कार्य थे। अब विधायी कार्य को हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारे वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति को क्या क्या प्राप्त हैं। तो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त है धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पहले से अनुमति ले ली जाती है तो उस पर राष्ट्रपति को बाद में अनुमति देनी पड़ती है। पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता। अगर राष्ट्रपति पूर्व में अनुमति नहीं देता तो धन विधेयक को नहीं लाया जा सकता। वह वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको केंद्रीय बजट कहते हैं, उसे संसद के समक्ष रखवाता है, रखने के लिए कहता है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अगर भारत की संचित निधियों से है, उससे आपको अनुदान चाहिए तो भारत की जो है राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है। वह भारत के आकस्मिक निधि, जो इमरजेंसी फंड होता है, से जो है किसी भी अदृश्य व्यय को अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। पहले से भुगतान निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिए, भुगतान निकाल सकता है लेकिन संसद उसे दोबारा से फिल करेगी। जब भी सत्र बैठेगा तो उसे फिल करेगी। उस जो इमरजेंसी फंड होता है उसे फिल करना अनिवार्य होता है। वह राज्य एवं केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में किया जाएगा, तो 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये इसकी वित्तीय शक्ति है। अब चलते हैं न्यायिक शक्तियों में। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां व कार्य निम्नलिखित है, जैसे कि वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होती है इसका मुख्य न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं सबकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि यह तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। ये चीज आपको याद रखना है कि क्या राष्ट्रपति सलाह तो मांग सकता है लेकिन यह सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित, माफ अथवा परिवर्तित कर सकता है या दंड में क्षमादान, प्राणदंड स्थगित करना, राहत या माफी प्रदान कर सकता है। मतलब ये किसी भी अपराध के लिए अगर कोर्ट ने उसको सजा सुना दी है, वहां पे एक राष्ट्रपति ऐसा होता है जो उसकी सजा को माफ कर सकता है। अभी हम लोग उसको भी देखेंगे कि आखिर कौन कौन से आधार पे क्या क्या उसको ये अधिकार प्राप्त है। ठीक, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, इसको हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक, आगे चलते हैं। उन सभी मामलों में जिनमें सजा सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई हो, उन सभी मामलों में जिनमें केंद्रीय विधियों या के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो, और उन सभी मामलों में जिनमें दंड का स्वरूप प्राण दंड हो, सभी पर जो है क्या कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त होता है। ठीक, वो हो गया। अब हम कूटनीति की शक्तियों की बात करते हैं। तो कूटनीति के आधार पर अंतरराष्ट्रीय जितनी भी संधियां होती हैं, ये समझौते होते हैं, ये राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति जो है क्या होती है, अनिवार्य होती है। संसद की अनुमति के लेने के बाद में राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। वह संधियां अंतरराष्ट्रीय मंचों के मामले में भारत का प्रतिनिधित्व करता है एवं कूटनीतिक जैसे राजदूतों, उच्चायुक्तों को भेजता है एवं उनका स्वागत करता है। ये कार्य किसका है, तो ये राष्ट्रपति का है। अब राष्ट्रपति के नाम से चाहे जो करे, लेकिन काम किसका है, तो ये राष्ट्रपति का है। तो ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग आते हैं सैन्य शक्तियां में, क्योंकि राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त हैं। तो सैन्य शक्तियों में भारत को सैन्य बलों का सर्वोच्चतम सेनापति होता है। वो कौन होता है, तो ये होता है हमारा
राष्ट्रपति, ये सर्वोच्च जो है शक्तियां होती हैं, मतलब सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता से वह थल सेना, जल एवं वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध एवं समाप्त, मतलब किसी भी कहीं से भी अगर युद्ध होता है तो उसकी घोषणा एवं उसकी समाप्ति की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राष्ट्रपति होते हैं। किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है, मतलब मंत्रिपरिषद इस पे मुहर लगाती है, इसके बाद होता है। मतलब सभी कार्य तो शक्तियां तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन ये सभी शक्तियां प्रयोग कैसे होंगी? तो वो होंगी हमारे जो मंत्रिपरिषद है उसके आधार पर ये होंगी। चलते हैं, देखते हैं हमारी आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं कि अगर कभी इमरजेंसी का दौर आता है तो उस दौरान भी राष्ट्रपति कार्य को या जो व्यवस्था को संभाल सके, उसके लिए जो है कुछ उसे अधिकार प्राप्त किए, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल। यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है और ये पूरे देश में लागू किया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन ये किसी राज्य से संबंधित है, ये किसी राज्य से संबंधित जिसमें अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पे वित्तीय आपातकाल है जिसको अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दिया जाता है, ये भी जो है प्राप्त है। अब राष्ट्रीय आपातकाल, ये देखिए जो आपातकालीन शक्तियां होती है, इमरजेंसी होती है, ये चीज हम लोग अलग से देखेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत लागू किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आप लोग ये सारी चीजें देख चुके हैं। अब जैसे यहाँ पे अन्य चीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। देखिए वहीं पे यहाँ पे एक चीज और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है जो मैं डिस्कस करना बिल्कुल चाहूंगा कि यहाँ पे गलती से रह न जाए। तो राष्ट्रपति को क्या होता है, कुछ वीटो शक्तियां प्राप्त होती है। क्या? तो राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां। अब वीटो शक्तियां क्या होती हैं? वीटो शक्तियां ऐसी शक्तियां होती है जिसका स्वतः प्रयोग किया जाता है। इससे संबंधित आर्टिकल कौन होता है? तो ये आर्टिकल 111 होता है। 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति वीटो शक्तियों का प्रयोग करता है। अब वीटो शक्तियों में होता क्या है, जैसे कि कोई विधेयक है, मान लीजिए एक विधेयक पारित होता है किसी सदन से, विधेयक संसद से पारित हो गया। अब इस पे राष्ट्रपति क्या कार्य कर सकता है? राष्ट्रपति के कार्य यहाँ पे हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं? पहला तो कार्य है कि वो इसे अनुमति प्रदान कर दे, मतलब इसको स्वीकृत कर दे, इसको टिक कर दे कि ये स्वीकार हो गया। या फिर क्या करे भैया, इस पे जो है अपनी अनुमति को सुरक्षित रख ले। अब जब सुरक्षित रखता है तो यही एक इसका वीटो होता है, यही इसका एक अधिकार होता है कि वो अपनी मेज पे डाल देता है और वो जो है संसद को ना वापस करता है ना ही उसे कुछ अपनी मोहर लगाता है, तो वो पड़ा रहता है, तो ना नष्ट होता है ना कुछ और होता है। अब जैसे कि धन विधेयक ना हो तो संसद के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये सभी इसके पास होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, अब आता है यहाँ पे कुछ वीटो की शक्तियां। जैसे कि कौन कौन सी वीटो की शक्तियां? पहला तो आप लिख लीजिए, पहला आपको जो बताना है वो लिखना है आपको आत्यांतिक वीटो। अब ये आत्यांतिक वीटो क्या होता है? अर्थात इसमें क्या होता है, विधायिका द्वारा जो पारित विधेयक होता है ऊपर से अपनी राय को या अपनी अनुमति को सुरक्षित रख लेता है, इसको बोलते हैं आत्यांतिक वीटो। ठीक, अब अगला क्या होता है? निलंबनकारी वीटो। ठीक, सेकंड पे चलते हैं, क्या है? निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इसमें क्या होता है, वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। लेकिन भारत में एक नियम है कि अगर राष्ट्र जो संसद है उसी विधेयक को पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पास करके भेजती है तो वहां पे राष्ट्रपति को अनुमति देना बाध्यकारी हो जाता है, वहां पे अनुमति दे देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं धन विधेयकों के मामले में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसलिए इस निलंबनकारी वीटो का प्रयोग भी बहुत कम होता है, लेकिन हाँ होता है। इसके अलावा अन्य पे बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे दिया गया है पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो क्या होता है भैया, कि उसको अपनी जेब में रख लो या अपने डेस्क पे रख लो। तो इसमें होता यह है कि ना तो कोई वो सहमति देता है और ना ही उसे अस्वीकृत करता है, ना ही उसे संसद को लौटाता है। मतलब तीनों चीजें नहीं करता है, ना ही वो सहमति देता है, ना ही वो असहमति देता है और ना ही उसे रिटर्न भेजता है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। मतलब कोई सहमति नहीं, यहाँ पे क्या है, सहमति नहीं देता है और ना ही ये कहता है कि सहमति नहीं है। ठीक, और ना ही रिटर्न करता है, ना ही रिटर्न करता है। तो अब क्या होगा ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में वो जैसा का है वैसा ही बना रहेगा, जैसा है वैसा ही स्थिति में रहेगा, वैसा ही जैसा है वैसा रहेगा। इसको एक तरह से क्या कहेंगे, डेस्क वीटो भी कह सकते हैं कि अपनी डेस्क पे फाइल को पड़े रहने देना या अपनी जेब में उस फाइल को डाल देना।
अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट, इस तरह के वीटो का प्रयोग कब किया गया था, ये चीज इंपॉर्टेंट आती। तो 1986 में राष्ट्रपति जब जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह, उस समय का आया था भारतीय डाक संशोधन विधेयक। क्या था? भारतीय डाक संशोधन अधिनियम आया था। तो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के दौरान ये हुआ था कि उस समय पॉकेट वीटो का प्रयोग किया ज्ञानी जैल सिंह ने, और उसको क्या था कि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए और इसकी अत्यधिक आलोचना हुई थी। तो इसलिए इसको जो है उन्होंने कुछ नहीं किया था, ना इन्होंने अनुमति दी, ना ही इन्होंने कुछ कहा, और इसको अपने डेस्क पे रखा रहा। और 3 वर्ष पश्चात, कब? तो 3 वर्ष बाद जब सरकार में परिवर्तन होता है और दूसरी सरकार आती है, कब? 1989 में। 1989 में जब दोबारा अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमण को यह विधेयक आता मिलता है, तो उन्होंने क्या किया, इसको पुनर्विचार के लिए भेजा। लेकिन उस समय सरकार परिवर्तित हो चुकी है और सरकार ने इसको पास ही नहीं किया और इसको नष्ट कर दिया, इसे सदन में ही रद्द कर दिया और राष्ट्रपति के पास दोबारा नहीं भेजा। अगर वही दोबारा भेज दिया जाता तो इससे जो है अनुमति मिलती। तो ऐसा किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है। तो ये किया था ज्ञानी जैल सिंह। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह कि पॉकेट वीटो का प्रयोग पहली बार कब किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किस में किया था? तो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब जैसे कहते हैं कि अब इस तरह के वीटो क्या संविधान संशोधन अधिनियम जब होते हैं तो उसमें क्या प्राप्त है? तो भैया संविधान संशोधन अधिनियम में ये वीटो नहीं प्राप्त है, लेकिन ये क्या था? भारतीय डाक अधिनियम संशोधन था। यहाँ पे आप ये संविधान संशोधन अधिनियम को मत लिखिएगा, ये किसी भी तरह के वीटो संविधान संशोधन में नहीं प्राप्त है। किसमें? संविधान संशोधन में क्या है? नहीं प्राप्त है, नहीं प्राप्त है, ये आपको याद रखना, नहीं प्राप्त है। ठीक, लेकिन ये क्या था? भारतीय डाक अधिनियम था, अधिनियम का संशोधन किया जा रहा था, तो इसमें जो है उसे प्राप्त है। तो ये भी आपको याद रखना है आपको पूरी तरह से। ठीक, तो अब हम लोगों ने ये चीजें देख लिया, वीटो को भी अच्छी तरह से देख लिया, क्या क्या वीटो होते हैं और कैसी जो है वीटो शक्ति प्राप्त होती है। अब चलते हैं, देखते हैं कि हम आगे कि आखिर जो शक्तियां थी, क्या शक्तियां थी? क्षमादान करने की शक्ति। तो आखिर राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं वो किस तरह से हैं और वो कैसे मिलती हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई जो निम्नलिखित मामलों में अपराध के लिए दोषी करार दिए गए। किन मामलों में? संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय में। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति है, वहीं पे राज्यपाल को भी शक्ति प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन राज्यपाल को क्या होता है, कुछ मामलों में नहीं प्राप्त है, जैसे कि न्यायालय के मामलों में नहीं प्राप्त है, या दंड का स्वरूप मृत्यु दंड होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को शक्ति नहीं प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं, आखिर देखिए टोटल कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। तो 5 तरह के हैं, 5 प्रकार के हैं दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है ये क्षमा है। इसमें क्या होता है, दंड का जो और बंदीकरण का जो दोनों को है हटा दिया जाता है और दोषी को सभी दंड या दंडादेशों को, निर्हरताओं को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। तो उसे कहते हैं पूरी तरह से क्षमा कर देना। जब दोषी व्यक्ति को पूरी तरह से क्षमा कर दिया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, क्षमा प्राप्त हो गई। अगला क्या है, लघुकरण करना। लघुकरण में क्या है, छोटा कर देना, मतलब सजा का जो है सजा को छोटा कर देना। इसका अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरण के लिए मृत्यु दंड अगर किसी को प्राप्त है तो उसको लघुकरण करके कठोर कारावास में परिवर्तित करना, जिसे साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब अगर कठोर मृत्यु दंड है तो कठोर कारावास, अगर कठोर कारावास है तो उसे साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। ये हो गया लघुकरण। अब परिहार क्या होता है, इसमें होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। मतलब क्या कर देना, अगर उसे मान लीजिए 2 वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा है तो उसे 1 वर्ष में बदल देना, ये हो जाता है परिहार। अगला है क्या है, विराम, मतलब कुछ समय के लिए, मतलब सजा वही रहेगी लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा किया जाता है। अर्थ है कि दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे कि शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं को गर्भावस्था की अवधि के दौरान। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप एक साथ 2 व्यक्तियों को सजा दे रहे होते हैं, एक तो महिला, दूसरी उसके गर्भ में पल रहा बच्चा। तो उस दौरान जैसे किसी को मृत्यु होती है तो उसमें आपको यहाँ पे राहत मिल जाती है कि जब बेबी का जन्म हो जाता है उसके कुछ समय बाद ही आपको सजा दी जाएगी। तो ये हो जाता है ऐसी स्थितियों में। अगला क्या है,
प्रविलंबन, इसका अर्थ है किसी दंड या विशेष मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना होता है। इसको प्रविलंबन बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि आखिर सरकार जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीजें और देखते हैं, जैसे कि ये सारी चीजें हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय द्वारा जो शक्ति दी गई है उसको कम करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यही चीज जो है राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। मतलब राष्ट्रपति को, मैं यहाँ पे चलता हूं तो राष्ट्रपति को क्या है कि न्यायालय, अगर न्यायालय से कोई सजा मिलती है, न्यायालय वो भी कौन से, सैन्य न्यायालय की यहाँ बात हम कर रहे हैं, सैन्य न्यायालय से सजा मिलती है तो राष्ट्रपति तो इस पे सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन राज्यपाल को यहाँ पे प्राप्त नहीं है, राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। अब वहीं पे अगर बात करते हैं मृत्यु दंड की, तो मृत्यु दंड पे भी सेम प्रक्रिया है। मृत्यु दंड पे भी राज्यपाल को समस्त अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन मतलब राष्ट्रपति को समस्त अधिकार प्राप्त हैं, वहीं राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। ये भी आपको याद रखना। अब संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं, तो संवैधानिक स्थिति में हम लोगों ने पहले ही बात किया राष्ट्रपति क्या होता है। तो राष्ट्रपति केवल जो है केवल कार्यकारी प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है। क्या होता है, तो कार्यकारी प्रमुख होता है, और जो वास्तविक प्रमुख होता है तो ये प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री में निहित मंत्रिमंडल होती है उसके निर्देशन में जो गठित होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब जैसे राष्ट्रपति के संदर्भ में लगभग हम लोगों ने जो हमारे एग्जाम्स हैं उनके अंतर्गत जो भी चीजें पूछी जाती हैं वो हम लोग कवर कर ली। अब मेंस की जब आंसर राइटिंग के संदर्भ में है उसमें कुछ विस्तृत चीजें हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम लोग टोटल एक बार सारे अनुच्छेदों को देख ले रहे हैं कि इससे संबंधित जो जो अनुच्छेद दिए गए हैं कि आखिर राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। ठीक, तो इसमें पहले अनुच्छेद पे चलते हैं। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 का जिक्र करते हैं तो वहां पे संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 55 में कहा गया है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा। हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर लिया पहले वीडियो में। ठीक, अभी आज तो हमारा सेकंड वीडियो, इसका सेकंड पार्ट चल रहा है। अनुच्छेद 56 में बात किया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल, और अनुच्छेद 57 के बात किया गया पुनर्चुनाव निर्वाचन के लिए अर्हता, और 58 में बात किया गया है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या होती है। और अनुच्छेद 59 में बात किया गया राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं क्या होती, कार्यालय की दशाएं क्या होती हैं। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है। और 61 में बात की गई राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा, अभी तक का नहीं चलाया जा चुका, और दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत, वहीं पे 1/4 1/4 जो है पहले से अनुमति होनी चाहिए, 14 दिन की अनुमति। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब अगला 62 में दिया गया, देखिए यहाँ तक का हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। अब आज हम लोग जहां से करते हैं यहाँ से राष्ट्रपति पद की रिक्ति की समय पूर्ति का चुनाव करने का समय क्या होता है, ये 6 माह होता है। ये भी आपको याद रखना कि आखिर जो 62 वर्ष मतलब अनुच्छेद 62 के अंतर्गत है, राष्ट्रपति पद की अगर रिक्ति हो जाती है तो उस समय जो है चुनाव कराने का समय 6 माह होता है। ये आपको याद रखना, 6 माह के अंदर चुनाव होना अनिवार्य रहता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। जब राष्ट्रपति का पद किन्हीं स्थितियों में, जो स्थितियां हम लोगों ने अभी बात की थी, रिक्त होता है, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य करता है। उसको वही वेतन भत्ते हर चीज में प्राप्त होता है जो कि राष्ट्रपति का होता है। अब राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित समस्त मामले 71 नंबर आर्टिकल में दिए गए। 72 में दिया गया राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जो हम लोगों ने क्षमादान की दिया, इत्यादि शक्ति। कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, माफी, कम करना, ये सब 72 में दिया गया, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अनुच्छेद 74 का हम लोग जब जिक्र करते हैं तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करेगा, ये अनुच्छेद नंबर 74, ये संघीय न्यायालय की बात करता है। देखिए हम लोगों का राष्ट्रपति जो है यहाँ तक का हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग जो मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग देने का कार्य है, ये हम लोग देखेंगे जब मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री देखेंगे, संसद जब देखना स्टार्ट करेंगे तब वहां देखेंगे। और वहीं पे अनुच्छेद 75 दिया गया है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे कि नियुक्ति, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, वेतन कितना होगा, ये सभी अनुच्छेद 75 में दिया गया। 76 देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है भारत के महान्यायवादी का, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 77 में किसने कहा है? 77 की बात करेंगे तो भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन कैसे होगा, ये आर्टिकल 77 में दिया गया। आर्टिकल 78 में कहा गया राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के जो दायित्व हैं ये दिया गया है। देखिए हम लोगों ने यहाँ तक का किया है जो कि अभी तक का, ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे नेक्स्ट जो अपने वीडियो होंगे वहां पे हम लोग देखेंगे, लेकिन अनुच्छेद यहाँ पे एक बार याद कर लेते हैं। अनुच्छेद 85 में दिया गया संसद के सत्र कैसे संचालित होते, सत्रावसान क्या होता है, उसे भंग करना ये शामिल हो जाता है। अनुच्छेद 111 में दिया गया संसद द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर सहमति प्रदान करना, जो कि राष्ट्रपति का कार्य होता है। अनुच्छेद 112 ये इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल होता है और ये पूछा जाता है संघीय बजट, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, ये किस अनुच्छेद में है? तो 112 नंबर अनुच्छेद में। अनुच्छेद 123 क्या होता है? तो ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित होता है। ये राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है, वहीं पर राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना। आर्टिकल नंबर 143 क्या दिया गया? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने या परामर्श करने की शक्ति दी गई है आर्टिकल 143 के अंतर्गत, तो ये भी आपको याद रखना। अब ये सारी चीजें हम लोग बाद में करेंगे, हम लोगों ने यहाँ तक का भी अपना अध्ययन कर लिया, ये बाकी सारी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अभी तक का अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये सारी चीजें पहुंचे। और अगर आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिव चीज मिल रही है, आपको नॉलेज मिल रहा है, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंस लगता है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सेगमेंट को उठाते हुए, और फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।